तो फाइनली हम यूट्यूब पे आ चुके हैं और यस, अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आई रियलाइज़ देयर आर पीपल जिनको डिटेल में चीज़ें जाननी है, डिटेल में चीज़ें समझनी है, जो कि अच्छी बात है। ऑल्दो आई एम नॉट समवन जो यूट्यूब को बहुत ज़्यादा प्रचारित करना चाहता है। मैं चाहता हूँ लोग किताबों की तरफ बढ़ें, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ, जिन चीज़ों से गुजरा हूँ, जो अच्छी बातें मैंने सीखी हैं, जितनी आसान तरीके से हो सके आप लोगों तक रख सकूँ। तो उसी सिलसिले में आज का पहला वीडियो है। ये बेसिकली वीडियो एस्से है, ऐसा ही कुछ मैं रखना चाह रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये इस डायरेक्शन में जाएगा कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ, क्योंकि वीडियो एस्से में प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने लिख रखा हो कि आपको क्या बोलना है, क्या बातें कन्वे करनी है, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर गौर से देखोगे तो मेरी शर्ट भी हल्की सी गंदी है। Who cares? The thing is I have to start, so I'm starting it, you know. So आज हम बात करेंगे इंडियन फिलोसफी से जुड़ी हुई मिथ्स के बारे में। इस बारे में मैंने एक पेपर में पढ़ा था ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ मास्टर्स, और उस पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो कंटेंट है उसका क्रेडिट वहीं पे है। मैं जो समझा रहा हूँ वो मेरा तरीका है, जिस तरह से मैंने उसे इंटरप्रेट किया है वो मेरा तरीका है, और उसी हिसाब से मैं आपको ये बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो शब्द इंडियन फिलोसफी जैसे ही आपके सामने रखा जाता है, आपके मन में क्या आता है? अगर आप बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लेंसेज से इंस्पायर्ड हैं, या बहुत ज़्यादा मार्क्सिस्ट लेंसेज से या लेफ्ट लीनिंग लेंसेज से इंस्पायर्ड है, बहुत प्रोबेबल है कि आप उसको इस तरह से देखें कि जैसे भाई गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, जंगल में एक साधु बैठे हैं जिनके आसपास 4 लोग बैठे हैं, शिष्य टकला कराएं, शिखा रखाएं, या फिर आपके मन में हो सकता है पंडित की इमेज बन जाए जो हवन करा रहा है, जिसके इर्द गिर्द 4 यजमान बैठे हैं, वो बोल रहा है स्वाहा, चारों रिपीट कर रहे हैं स्वाहा। हवन सामग्री मन में आ सकती है। सो ऐसी तरह तरह की इमेजेस आपके मन में आएंगी, और उन्हीं इमेजेस के थ्रू आप नेविगेट भी करते हैं। अभी सिंपली आप अगर इंडियन फिलोसोफर प्रॉम्प्ट दे दो मेटा को या डायल ई को या किसी भी इमेज जनरेटर एआई प्लेटफॉर्म को, तो वो भी इन्हीं के आसपास की कुछ इमेज बनाएगा। कोई भगवाधारी वस्त्र वाला व्यक्ति जो फिलोसफी के बारे में ऐसा देखने में लगे कि बात हो रही है, मे बी टीकाधारी भी हो सकता है दाढ़ी मूंछ वाला भी हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी एंड समथिंग लाइक दैट। सो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो लुक्स को लेकर या ट्रेडिशन को लेकर बने हुए हैं, जिनसे टैकल करने की कोशिश इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। पर दीज आर नॉट द मेजर कंसर्न। मेजर कंसर्न ये है कि फिलोसॉफिकली इंडियन फिलोसफी को जिस तरह से देखा जा रहा है, या उसको जिस तरह से फिलोसॉफिकली इंटरप्रेट किया गया है, उसको कैसे टैकल किया जाए। सो फॉर इंस्टेंस इंडियन फिलोसफी को लेकर जो सबसे पहला मिथ चलता है वो ये है कि इंडियन फिलोसफी बहुत स्पिरिचुअल है नेचर में। इट इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। केवल स्पिरिचुअलिटी हो रही है, उधर ध्यान लगाओ, क्रिया योग करो, अष्टांग योग करो, और क्या करो, नाम जप करो, ये सारी चीज़ें, समाधि लगा लो, ये सारी चीज़ें, इन्हीं के आसपास की बातें इंडियन फिलोसफी से जुड़ी हुई रहती हैं। ऑल्दो दीज थिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन फिलोसफी, इनका इन्फ्लुएंस है इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन में, और फिलोसफिकली डेवलप भी सिस्टम इन्हीं के पेरिफेरीज में हुआ है। मतलब ये सेंटर है और इनके पेरिफेरीज में सिस्टम डेवलप हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन फिलोसफी कंप्लीटली इस वर्ड को इग्नोर करती है, विच इज़ वॉट स्पिरिचुअल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डज। सो स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? वो जो भौतिक नहीं है, भौतिक दुनिया, भौतिक जगत, भौतिक संसार से परे कुछ जो है, वो है स्पिरिचुअल रेल्म, जिसकी अपनी सत्ता है, उस सत्ता के हिसाब से वो चला रहा है, समथिंग नॉन फिजिकल इन नेचर। यू गेट माई पॉइंट। सो इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्कूल्स इस चीज़ के साथ जुड़े हैं। अब हमारे पास चारवाक हैं, दे आर हार्ड कोर मटीरियलिस्ट। उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो है कोई बाहर की सत्ता है कि नहीं, कोई बाहर की रियलिटी है कि नहीं। अगर आप वेदांत में जाएंगे, वेदांत कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं। जैनिज़्म में जाइए, जैनिज़्म ने बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से स्पेसिफाई कर रखे हैं द्रव्य गुण उनके, और ये सारी चीज़ें, नंबर ऑफ सब्सटेंस क्या है, सब उनका पूरा चार्ट है। सब्सटेंस किस तरह के होते हैं, कितने होते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत ही डिटेल में उन्होंने सब्सटेंस के साथ डील कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि जैन ट्रेडिशन इग्नोर कर रहा है कम्प्लीटली फिलोसॉफिकली इस दुनिया को या इस मटेरियल वर्ल्ड को। बुद्धिज़्म एज वी नो आइडियलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता है। सर्टेन स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म डू, बट वी विल नॉट गो देयर, क्योंकि वो अपने आप में एक सेपरेट बहस है। बट द थिंग इज दैट इफ़ यू लुक एट धम्मपद एंड स्टार्ट रीडिंग धम्मपद, तो आपको दिखेगा कि ऐसा कुछ नहीं है बुद्धा के नोशन में जहाँ पे वो कह रहे हो कि भैया ये रियलिटी जो है ये है ही नहीं, सुप्रीम रियलिटी इससे परे कुछ है। नहीं, दिस इज़ नॉट द केस। सो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स वहाँ पे बहुत कम है, सिवाय एक कर्म सिद्धांत के या प्रतीत समुत्पाद के। बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल एलिमेंट्स आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगे धम्मपद में भी। सो
ये तो हमारे नास्तिक ट्रेडिशन हो गए। अब आस्तिक ट्रेडिशन की तरफ भी आ जाते हैं। हमारे पास न्याय वैशेषिक ट्रेडिशन है, जिन्होंने बाकायदा सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, उनके गुण क्या हैं, इनके ऊपर सिलसिलेवार तरीके से काम किया है। न्याय वैशेषिक फिलॉसफी का मानना है कि जब तक तुम इस जगत को नहीं जानोगे, जब तक इस जगत को तुम समझोगे नहीं, तब तक तुम इस जगत से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि तुम इस जगत को समझो। और इस सिलसिले में उन्होंने ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ही सर दे मारा। दे टेक दिस वर्ड, दिस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस एज रियल एज दूसरा कोई है तो वो। सिमिलरली मीमांसा का केस है। मीमांसा फिलॉसफी ऑल तो वहाँ पे पराभौतिक एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मीमांसा फिलॉसफी सिरे से खारिज नहीं करती है इस रेम को भी। इसी वजह से तो वहाँ पे रिचुअलिज्म इस तरह से इन्वॉल्व है, बहुत ही इंटीमेटली टाइड है मीमांसा दर्शन के साथ रिचुअल एस्पेक्ट। रिचुअल करना है, यज्ञ करने हैं, पूजा करनी है, मंत्र पढ़ने हैं, और इसके थ्रू हम सर्टेन डीटीज़ को प्लीज़ कर रहे हैं। अब वो डीटीज़ अपने आप में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो भी शब्द से इतर उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट इज समथिंग वी विल टॉक अबाउट लेटर। बट द थिंग इज कि मीमांसा फिलॉसफी भी कंप्लीटली इस मटेरियल वर्ल्ड को इग्नोर नहीं कर रही है। नाउ लेट्स कम टू वेदांत, क्योंकि वेदांत पे इस चीज़ का आक्षेप बहुत लगता है कि वेदांत ही है जो सोल कंप्लीटली इंडियन फिलोसफी का बेड रॉक टाइप का है या बैकबोन टाइप का, समथिंग लाइक दैट, और वहाँ पे आइडियलिज्म को प्रोपोगेट कर रखा है, विच इज़ नॉट ट्रू। वेदांत में जब इस जगत को मिथ्या कहा जा रहा है तो ये नहीं कहा जाता है कि ये जगत झूठा है। दिस जगत इज रिलेटिवली अनरियल देन द पारमार्थिक सत्य विच इज ब्रह्मन, एंड दिस जगत इज ब्रह्मन ओनली। ब्रह्मन और जगत अलग नहीं है। एवरी सिंगल थिंग हेयर इज ब्रह्मन ओनली। ब्रह्मन, जगत, जीव में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है व्हेन इट कम्स टू अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत में भी ऐसा नहीं है कि कह दिया गया हो कंप्लीटली कि ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मन है और ये जो वर्ड है ये फालतू है, इसको हटाओ। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड एज वेल। तुम्हें अपने आप को अविद्या की चंगुल से बचाना है ताकि तुम जान सको, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सके, और ज्ञान की प्राप्ति जब तुम होगी तब तुम ब्रह्मन को जान पाओगे। और उस सिलसिले में तुम कंप्लीटली इस जगत को इग्नोर नहीं कर सकते, इवन दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट द पॉइंट इज दैट दिस इज रिलेटिवली अनरियल, ना कि एब्सोल्युटली अनरियल, जहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पर मज़े की बात यही है, तुम्हें ये सारे के सारे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन मैंने दिखाए जहाँ पे इस बारे में क्लियर कट बात हो रखी है कि भैया हम इस जगह को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। पर अगर तुम वेस्टर्न ट्रेडिशन में जाओगे, वहाँ पे आइडियलिज्म कई जगह पे तुम्हें एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट दिख जाता है। जैसे बर्कले की फिलोसफी देख लो, बर्कले प्रपोज कर रहा है इमटेरियलिज्म। भाई वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ही आइडियलिज्म, वहाँ पे मटेरियल रियलिटी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इफ़ यू गो एट हीगल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोशन ऑफ स्पिरिट। ऑल्दो आई डाउट हीगल ने कहीं पे भी मटेरियल रियलिटी के एग्जिस्टेंस को और इसको लेकर खंडित किया होगा कि ये फालतू है, मीनिंगलेस है, पॉइंटलेस है, ऐसा तो कुछ नहीं किया होगा। बट आइडियलिज्म का प्रकोप वहाँ भी चला है, हमारे यहाँ भी चला है। हम पे सिर्फ और सिर्फ आक्षेप लगा दिया जाता है इंडियन ट्रेडिशन पे कि तुम्हारे यहाँ भैया कंप्लीटली आइडियलिस्टिक इन नेचर है, असल बात कुछ कर ही नहीं रहे, जीव ब्रह्मन कर्म वर्म की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है। आई हैव प्रोवाइडेड यू द काउंटर एग्जाम्पल्स, और आपको बताया इसी ट्रेडिशन में जो अलग अलग स्कूल्स में उनके क्या मत हैं रिगार्डिंग रियलिटी। सो जो पहला मिथ है कि इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल इज नेचर, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, दिस डजंट साउंड वेरी राइट एंड इट इज़ नॉट अ साउंड आर्ग्यूमेंट एज वेल। सो दूसरे मिथ पे हम आते हैं। दूसरा मिथ जो बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया जाता है इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम को लेके, वो है ऑथोरिटी ऑफ वेदास को लेके। सो ये माना जाता है कि वेद जो कह रहे हैं उस में और उस बात में शब्दशः जितने भी आपके फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, बेसिकली आस्तिक स्कूल जो है, नॉट नास्तिक, आस्तिक स्कूल जो है शब्दशः उन बातों को मानते हैं। वेल दिस इज नॉट ट्रू एज वेल। सोच के देखो, अगर वो शब्दशः जो भी लिखा गया है उसमें मानते तो उन्हें अपने ग्रंथ लिखने की क्या ज़रूरत थी। न्याय वैशेषिक ने अपने ग्रंथ लिख रखे हैं अलग से, सांख्य दर्शन ने अपने ग्रंथ अलग से लिख रखे हैं, इवन वेदांत ने भी अपने ग्रंथ, वेदांत ने नहीं लिखे, वेदांत ने केवल कमेंट्री की उपनिषदों पे, वेदांत ने नहीं लिखे हैं, पर न्याय दर्शन ने लिख रखे हैं, सांख्य ने लिख रखे हैं, मीमांसा वालों ने लिख रखे हैं। उसका सिंपल रीज़न क्या है
उसका रीज़न ये है कि इट इज़ नॉट द केस कि वो वेद की हर एक बात से एग्री कर रहे थे। दे बिलीव्ड इन ऑथोरिटी ऑफ वेदास, लेकिन ऐसा नहीं है वो वेद की हर बात से एग्री कर रहे थे। दे हैव सम ओन पोस्टुलेट्स एज वेल। न्याय वैशेषिक तो नंबर ऑफ द्रव्य में भी एक साथ नहीं खड़े होते, दोनों के दोनों डिफरेंट नंबर ऑफ सब्सटेंसेस में यकीन करते हैं या प्रपोज करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ केस। आगे हम अगर बढ़ के जाते हैं तो हमें एक और चीज़ दिखती है कि वेदांत और मीमांसा दोनों के दोनों वेद से अपनी बातें तो उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को सही मान रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है, अगर तुम वेदांत वालों के पास जाओगे तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वेदों में जो वेदांत का अंग है, जो वेदांत वाला पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। ये रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट जो है, यज्ञ हो रहा है, विधियाँ चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, मंत्र हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज द उपनिषदिक एस्पेक्ट, जो कि वेदांत गौर करता है, जिसके ऊपर वेदांत एम्फेसाइज करता है। सो इट इज़ नॉट द केस कि इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन कम्प्लीटली इन्हीं चीज़ों में यकीन करता है जो वेद में लिखी हुई हैं, मीमांसकों द्वारा यकीन की जाती नहीं। और सिमिलरली मीमांसक जो हैं वो भी यकीन नहीं करते उन सभी चीज़ों में जिसको वेदांत प्रोपोगेट करता है। मीमांसकों के लिए वेदांत जो है, वेदों का जो अंश है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट जो है, जहाँ पे कमांड दिए जा रहे हैं, जहाँ पे विधि बताई जा रही है, जहाँ पे निषेध बताए जा रहे हैं, वो हैं। बोथ गो काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर। अब यहाँ पे कोई आर्य समाजी आके कह सकता है नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ तादाद में हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, वो उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं हाउ टू लुक एट इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। आई एम नॉट समवन हु इज़ विलिंग टू आर्ग्यू विद दैट, आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट, जो कि ऑलरेडी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में जो स्कॉलर्स हैं उसके साथ चलते हैं। देन देयर इज थर्ड मिथ, जो कि वेस्टर्न ट्रेडिशन है, दैट इज मिथ ऑफ स्कूल्स। तो कहा जाता है कि इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। अब इससे क्या मतलब है? वेदांत का एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, मीमांसा का एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, सांख्य का एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, न्याय वैशेषिक का स्कूल ऑफ फिलोसफी। दीज आर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। स्कूल मतलब होता है क्लोज इंटैक्ट सिस्टम, जहाँ पे इंटरैक्शंस पॉसिबल ना हो और इन्फ्लुएंस भी एक दूसरे से ना हो। दिस इज़ नॉट द केस। इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन में स्कूल्स तो चले ही नहीं है और डेवलपमेंट लगातार होता रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बात पहले कही गई उसी में अटक गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। लगातार रिवीजन और डेवलपमेंट होता रहा है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप मीमांसकों को लें तो अर्ली मीमांसक जो हैं, जामिनी वगैरह, वो ईश्वर की सत्ता में मानते हैं, पर कुमारिल भट्ट नहीं मानते। कुमारिल भट्ट जिन प्रमाणों में मानते हैं उन प्रमाणों में प्रभाकर नहीं मानते। कुमारिल भट्ट की जो एपिस्टेमोलॉजी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, उसमें प्रभाकर यकीन नहीं रखते। कुमारिल भट्ट जिस तरह से शब्द को देखते उस तरह से प्रभाकर नहीं देखते, जबकि ये दोनों ही सेम फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में आ रहे भाई। सेम फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में आने के बावजूद ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिसएग्री कर रहे हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेजुअल डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। वेदांत को भी अगर आप देखेंगे तो वेदांत भी वक्त के साथ ग्रेजुअली इम्प्रूव होता चला गया। इफ़ नॉट इम्प्रूव देन डेवलप तो हम शब्द इस्तेमाल कर ही सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पर जाके उपनिषद उठा के देखो, वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा यूनिवर्सल ब्रदरहुड जैसा या यूनिवर्सल रिलीजन जैसा, नहीं। लेकिन यूनिवर्सल रिलीजन लेटर टाइम्स में विवेकानंद ने प्रोपोगेट किया। इवन हमारी आज़ादी के टाइम पे जो 3-4 बड़े नाम थे वो सारे के सारे वेदांती थे। महात्मा गांधी, ही वॉज अ वेदांती, बट उनका वेदांत का इंटरप्रिटेशन अलग था। इफ यू लुक एट टैगोर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषद्स, बट उनके भी इंटरप्रिटेशंस अलग थे। इफ यू लुक एट औरोबिंदो ने तो खूब लिखा है उपनिषदों के ऊपर, बोल भी रखा है, उनका भी इंटरप्रिटेशन उपनिषदों को लेकर अलग था। सो इट इज नॉट द केस कि कोई भी स्कूल ऑफ फिलोसफी स्कूल की तरह रहा हो, जहाँ पे डेवलपमेंट ना हुआ हो, स्टैग्नेट कर गया हो, नई कोई बात ना आई हो। दे हैव एक्टिवली डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स। तो ये थे 3 मिथ जिनके साथ हम टैकल करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहला कि इंडियन फिलोसफी स्पिरिचुअल इन नेचर है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात होती है। अरे चलो क्या बातें बता रहे हो भाई तुम। दूसरा, इंडियन फिलोसफी में सिर्फ और सिर्फ वेदों में जो लिखा है उसी बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो ऑथोरिटी ऑफ वेदास में मानते हैं। निकलो भाई तुम कुछ भी बकवास बता रहे हो। और तीसरा, स्कूल्स होते हैं, देयर आर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इन इंडियन ट्रेडिशन। तीनों के तीनों, इफ यू लुक एट देम क्लोजली, डोंट स्टैंड अ चांस।
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप कि मैं इसमें कुछ अच्छी एडिटिंग कर पाऊँगा बिफोर सेंडिंग इट टू यू। बाकी शेयर करो भाई, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट राइट नाउ।